ही छोटी हो, ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी के सामने आज बायोमंत्री के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज की इस बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और जेनेटिक इंजीनियरिंग की आज की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनाया जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक विशिष्ट स्थल से रिकॉग्नाइजेशन साइट से किस तरीके से काटा जाता है, कौन सा एंजाइम इसके अंदर यूज होता है, तो उन सभी की हमने जो है इस के पहले की वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो की जो भी मैं आपको बातें बताऊं वो सब समझ में आ सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कल हमने जो भी बात की है फर्स्ट वीडियो के अंदर, और आज की इस वीडियो में हम अभी पहले वाला डिस्कस करेंगे, पहले वाला रिवीजन करेंगे और उसके बाद में आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पे हमने ह्यूमन से क्या किया। इस ह्यूमन से इंसुलिन जीन लिया था, इस ह्यूमन से इंसुलिन जीन लिया था, और आपने एक बैक्टीरिया से, इकोलाई बैक्टीरिया से क्या लिया था, प्लाज्मिड लिया था। इस प्लाज्मिड में मैंने क्या किया, जैसे ये प्लाज्मिड है आपका इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। आप जब किसी भी इकोलाई या बैक्टीरिया से आप क्या करोगे, प्लाज्मिड को निकालोगे तो उस बैक्टीरिया को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो मेन डीएनए है वो उसके पास मौजूद होता है, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं, और इसी प्लाज्मिड का उपयोग यहाँ पे वाहक या वेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं। इसी वाहक या वेक्टर को हम एक किसी भी जीन को किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करवाने के लिए यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका एक गाड़ी के रूप में हम काम में लेते हैं। तो ये प्लाज्मिड यहां पे क्या हो गया, आपके पास में एक गाड़ी है, ठीक है, जो कि इस जीन को लेके जाएगी। अब यहां से प्लाज्मिड ले लिया मैंने डबल स्टैंडर्ड, और इस प्लाज्मिड में मैंने क्या किया, यहां से कट कर दिए, इस तरीके से कट कर रखे हैं, और इन कट में मुझे इस जीन को फिट करना है, मुझे इस जीन को घुसाना है इसके अंदर। तो चलिए मैं घुसा देता हूं इसके अंदर। ये इस तरीके से मैंने इस जीन को फिट कर दिया है यहां पे। अब ये बन गया आपके पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको पता होगा कि मैंने इस प्लाज्मिड को किस तरीके से इस बैक्टीरिया के अंदर से निकाला है, या मैं कह सकता हूं कि इस ह्यूमन के अंदर से मैंने इंसुलिन के जीन को निकाला है। कैसे निकाला है, ठीक है, तो इन सब की जानकारी आपको मिलेगी वो फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। तो यहां से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे क्या करवाना है, इसकी कॉपीज बनवानी है, इसकी कॉपी बनानी है, और कॉपी बनाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, इसको किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगा, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इसको डाल दूंगा, और इस बैक्टीरिया में क्या करेगा, इस तरीके से कई सारे नए प्लाज्मिड बना लेगा, इस तरीके से कई सारी नए प्लाज्मिड की कॉलोनीज बना लेगा, और इन कॉलोनीज को मैं वापस क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा, और मेरा जो इंसुलिन का जीन है उसको मैं यहां से क्या कर लूंगा, अलग कर लूंगा, ठीक है, इसका आइसोलेशन करवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जो जीन है इसका भी डिवाइडेशन हो गया, कॉपीज बन गई बहुत सारी, तो मैं इनसे क्या करूंगा, आइसोलेशन करवा के इनके इंसुलिन को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। और इसी इंसुलिन का यूज में क्या कर दूंगा, इस डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा कम है या शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, तो उसको जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंजेक्शन आपके इस इंसुलिन से उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे जीन लिया, यहाँ पे प्लाज्मिड लिया, इसको बाहर निकाला, तो इसको किस तरीके से निकाला जाता है और इसको किस तरीके से हम जो है सेगमेंट या डीएनए खंडों को किस तरीके से जोड़ते हैं, तो उसकी बात आज हम बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन,
रिकॉग्निशन साइट, या हम बोल सकते हैं पैलिंड्रोमिक साइट, या अभिज्ञान इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिज्ञान स्थल इसको बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अभिज्ञान स्थल, पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है, किस तरीके से डीएनए इसके अंदर फिट होता है, और आप जो है ये डीएनए किस तरीके से इसके अंदर फिट करवाओगे, इसके अंदर घुसाओगे। तो सबसे पहले यहां देखते हैं रिकॉग्निशन साइट क्या होती है। मैंने आपके सामने एक साइट लिख रखी है, डीएनए का ये सीक्वेंस लिख रखा है, जो कि 5 days to 3 days या 5 प्राइम to 3 प्राइम है। यहां से मैंने आपके पास में लिया है GAATTC, GAATTC, ठीक है। ये मान लो ये सीक्वेंस है इस तरीके से, है ना, 5 days to 5 प्राइम to 3 प्राइम और 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो देखिए यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को काम में लेने वाले हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बताया था आपको कि कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से जो है ये डीएनए खंडों को काटने का काम करते हैं। आणविक कैंची इनको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर इनको बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डीएनए सीजर, जेनेटिक सीजर भी इनको बोला जाता है। तो इनको काटना है अब हमें। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? इसको साइडों से कट करता है, मतलब बिना काम का बना देता है। इसको क्या करता है? बिना काम का बना देता है, जो कि किसी तरीके का कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस हम यहाँ पे काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? एक स्पेसिफिक जो विशिष्ट साइड है, स्पेसिफिक साइड से क्या करता है? ये कट करता है डीएनए खंड को, न्यूक्लियोटाइडों को, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडों का क्रम है यहाँ पे डीएनए के अंदर। तो स्पेसिफिक साइड से क्या करता है? कट करता है डीएनए खंडों को। अब देखिए वो कहां पे करता है, तो आपके पास में एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम। ये पैलिंड्रोमिक जो साइट है, इसमें हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं मलयालम। मतलब इसका ये हुआ, यहां पे उदाहरण जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आप 5 प्राइम to 3 प्राइम और 5 प्राइम to 3 प्राइम इस तरीके से ले रहे हो, तो इस साइड से पढ़ने पे जो अर्थ निकलता है, जो सीक्वेंस बनता है, वो ही इस साइड से पढ़ने पर निकलना चाहिए। तब तो आपका वो क्या है? पैलिंड्रोमिक साइट है या रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तो देखिए यहां से आप इधर से पढ़ोगे तो मलयालम और मलयालम, ठीक है, दोनों साइडों से सेम जो है अर्थ निकल रहा है। यहां पे आप किधर से पढ़ो, ठीक है ना, टू वर्ड पढ़ो चाहे बैकवर्ड पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपके जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हम सबसे ज्यादा कौन सा, आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर कौन सा एंजाइम यहाँ पे दे रखा है, तो उसी को ले लेते हैं। इको आर1 आपकी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका यूज किया गया है यहाँ पे। अब देखो मैं साइड बनाता हूं, ये इस तरीके से डीएनए की साइड बनाता हूं, 5 प्राइम to 3 प्राइम और 5 प्राइम to 3 प्राइम। अब देखिए यहां से मैं GAATTC इस तरीके से ले लेता हूं, और इधर से भी GAATT और C। अब बात आती है, थोड़ी सी और नॉलेज की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि नीट के अंदर, एम्स के अंदर और आपके जो जेट वगैरह है, ICR, BHU, इन सब के अंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले बात आती है कि इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर बात आती है कि इसके जो ये नीचे वाली साइड है, ये दोनों साइडें हैं, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं इस सीक्वेंस में। बात आती है कि इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसिट्रिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिट्रिक बॉन्ड होता है।
तो आपको ध्यान रखना है तीनों बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दोनों के बीच में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनके ये जो सीक्वेंस चल रहा है इनके बीच में, और ग्लाइकोसिट्रिक बॉन्ड जो है इस न्यूक्लिक एसिड को इससे जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ये लाइन है, इससे जोड़ने का काम कौन करता है? ग्लाइकोसिट्रिक बॉन्ड जोड़ने का काम करता है। अब यहां से अगर हम देखें तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम पे 900 या मैं क्या हूं 230 बैक्टीरिया से समथिंग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। कितने? 900। तो ध्यान रखिएगा कि कितने बैक्टीरिया से कितने एंजाइम खोजे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब बात करते हैं आपके कि जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये किस तरीके से कट करता है। ठीक है ना, अगर ये बीच में से कट करता है, मान लो जैसे ये है साइट आपके पास में GAATTC, अगर बीच में से कट करता है तो इनके बीच में जो साइट बनती है इस तरीके से, ये जो कोने बनते हैं, सिरे बनते हैं, इनको बोलते हैं ब्लंट एंड्स। अगर डायरेक्ट बीच में से कट करता है तो ठीक है, न्यूक्लियोटाइडों को बीच में से काटना है तो इसको ब्लंट एंड्स यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। अगर जैसे मान लो स्पेसिफिक साइड से ये कट करता है, जैसे कि इको R1 आपकी स्पेसिफिक साइड इसकी होती है G और A के बीच में कट मार करेगा, जैसे यहां पे करेगा और जिसको यहां से करेगा, तो इसको अलग अलग कैसे करें? तो देखिए ये है आपके इस तरीके से 5 डेज और यहां पे है 3 डेज, तो ये हो गया इस तरीके से आपके, और यहां से हो जाएगा 3 डेज और ये हो जाएगा आगे ये 5 डेज। ठीक है, अब इसको कट किया है किसने? इको R1 एंजाइम ने। इसको तो यहां से कट किया है और इसको यहां से कट किया है। अब इसमें बात आती है कि आपकी यहां तो बच रहा है G और इधर आ गया आपके पास में AATTC, ठीक है ना, और यहां से आपकी बच रहा है क्या? CTTA और A, और यहां बच गया G। ठीक है, क्या बच गया? G बच गया। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अब देखिए ये तो मैंने ले लिया मान लो इकोलाई का, ठीक है ना, इकोलाई का डीएनए ले रखा है मान लो, है ना, मतलब वेक्टर ले रखा है, वाहक ले रखा है। अब इस वाहक में मुझे क्या करना है? अपना जो मेन डीएनए है, मेन जो जीन है, उसको मुझे इसमें फिट करवाना है। सपोज करो जैसे मैंने यहां पे क्या करवा दिया, ये इस जीन को फिट कर दिया, है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो काट दिया, लेकिन मैंने उसमें से भी क्या किया? इसी वाले एंजाइम से, इस वाले इको R1 से मैंने क्या किया? इस मेन जीन को भी क्या किया? यहां से कट किया है, ताकि इसका जो आपके यहाँ पे एक स्टिकी एंड्स उत्पन्न होता है इसमें तो ब्लंट एंड्स होता है, इसमें स्टिकी एंड्स होता है। ठीक है ना, जब यहां से आप काटोगे, जैसे मान लो ये इसको मैं बोल दूंगा स्टिकी एंड्स, ठीक है, चिपचिपे सिरे इनको बोलते हैं। तो स्पेसिफिक जो स्टिकी एंड्स हैं ये उत्पन्न होंगे, तो यहाँ पे भी जो स्टिकी एंड्स हैं वो उत्पन्न होंगे, ताकि ये क्या करे? स्पेसिफिक एंड से स्टिकी एंड को जोड़ सके, जुड़ जाए आसानी से। ठीक है, अगर आप अलग एंजाइम यूज करोगे तो फिर वो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, आपकी जो आणविक केजी है वो काम नहीं करेगी यहाँ पे। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर भी इस मेन डीएनए को जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ दिया मैंने इसको, तो अब क्या करूंगा? इसको मैं ना किसी भी प्लाज्मिड के अंदर कर दूंगा इंसर्ट। जैसे मैंने लिया यहां से आपके पास में प्लाज्मिड, ये वाला ले लिया, है ना, इस तरीके से मैंने प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ा दूंगा और इसको इधर कर दूंगा, तो मैंने ये प्लाज्मिड ले लिया आपका वाहक, है ना। अब इस प्लाज्मिड में मुझे फिट करना है इस अनुक्रम को, ठीक है, इस रिकॉग्निशन साइट को मुझे फिट करना है। क्यों? क्या है अब आपके पास में यहाँ पे जो इंसुलिन का जीन है, उसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है, इसके अंदर घुसा दिया है अच्छी तरीके से, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टिकी एंड्स यहाँ पर उत्पन्न होंगे और स्टिकी यहाँ से उत्पन्न होंगे, तभी जाके जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और कौन सा एंजाइम? इको R1, एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस, जो कि स्पेसिफिक साइड से काटता है G और A के बीच में। ठीक है, अब इसको मुझे मिलाना है इसके अंदर। जैसे सपोज करो मैंने यहां से ले लिया, आपके पास में कौन सा? इसका तो है G, है ना, इसका तो कौन सा है? G, ये G, और यहां से मैं जोड़ दूंगा इसको
इस तरीके से, ये इस तरीके से जोड़ दिया मैंने, है ना, और इसको जोड़ दूंगा इस तरीके से, जो कि अपना मेन डीएनए है, ठीक है ना। देखिए यहां से अब देखें अपन, तो जी तो इसका है, जो पुराना वाला डीएनए है प्लाज्मिड है ना, उसी का ही तो है, प्लाज्मिड का है ये जी तो, क्योंकि ये इधर अलग हुआ है, ठीक है ना, ये तो प्लाज्मिड का है। और यहां से बात करें अपन तो AATTC यहां से आ जाएगा, AATTC, AATTC, ठीक है। इसको अलग मार्कर से लिखता हूं मैं जी को, तो इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, ऊपर वाला तो। और नीचे वाले की बात करें तो CTT, इस तरीके से CTT, और क्या जाएगा AAG, AA और G, ये इस तरीके से भाई फिट हो गया अब यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये फिट हो चुका है अब यहाँ वाहक के साथ में, मतलब वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ में हमने जोड़ दिया है इसको, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया है। अब क्या करना है, अब क्या करना है भाई, अब कुछ भी नहीं करना, इसको मुझे अलग करवाना है, इसको मुझे क्या करना है, अलग करना है। अब देखिए अलग नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं जो स्टिकी एंड्स हैं इनको जोड़ूंगा, ठीक है, इसमें गम लगाऊंगा मैं, है ना, फेविक्विक जानते हो ना, 5 रुपए की आती है। तो इसमें एक एंजाइम काम आएगा आपके पास में, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, इन डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करेगा, किससे, इस वाहक वेक्टर से या फिर प्लाज्मिड से जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। आगे बात करें अपन, तो इसके अंदर अब ये बन जाता है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब इसके अंदर कोई भी इस तरीके से, जब ये था इस तरीके से, तब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या नहीं किया था, यहाँ पे कंबाइंड नहीं किया था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को, जिसका हमें कॉपी नंबर बनाना है, जिसका हमें क्या बनाना है, कॉपी नंबर बनाना है। और आगे देखें तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन कि इकोलाई से जो प्लाज्मिड निकाला जाता है, इकोलाई से, इकोलाई बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड निकाला जाता है, उसको हम सिर्फ एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इकोलाई से जो प्लाज्मिड निकाला जाता है इकोलाई बैक्टीरिया से, उसको एनिमल्स के अंदर ही यूज कर सकते हैं वाहक के रूप में, ठीक है। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस आता है आपके पास में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस आता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसके अंदर TI प्लाज्मिड होता है, TI प्लाज्मिड कह सकते हैं या RI प्लाज्मिड कह सकते हैं, ठीक है ना, RI, चलिए इससे तो मिल जाएगा TI प्लाज्मिड। और एक और आता है आपके पास में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, राइजोजीन्स, इससे मिलता है आपको RI प्लाज्मिड। और इन दोनों प्लाज्मिडों का वेक्टर के रूप में आप प्लांट के लिए यूज में ले सकते हैं, पादपों के लिए उपयोग में ले सकते हैं इनको। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब बात करते हैं मेन, ये तो अपन ने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब इसको डायरेक्ट हमें ट्रांसफर करवाना है भैया, किसके अंदर, जिसमें कॉपी नंबर बनाना है। सपोज करो इसको मैंने इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया, है ना, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करते ही इसका जितना कॉपी नंबर होगा, मतलब ये क्या करेगा, जैसे ये इकोलाई है, मान लो ये इकोलाई बैक्टीरिया है आपके पास में, है ना। अब इसका ये जो मेन डीएनए है ये तो यहाँ पे है, लेकिन जो इसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करते ही क्या करेगा, इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके कई सारे प्लाज्मिड ये बना देगा, ठीक है, कई सारे डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देगा। ये आपका क्या चल रहा है, इसमें आपका जो जीन है वो चल रहा है, ठीक है ना, जिसका भी क्या बन रहा है, यहाँ पे कॉपी नंबर ज्यादा हो रहा है, ठीक, कॉपी नंबर हो रहा है इसका, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, फिर वापस वही प्रक्रिया यूज में लेंगे जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, कि आपको इनका क्या करवाना है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन करवाना है, मतलब इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं उन सबको हमें अवॉइड करवाना है, डिस्ट्रॉय करने, ओनली सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ना है, आपके जो डीएनए है उसको छोड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक टेक्निक यूज में लेते हैं। टेक्निक का नाम क्या है, टेक्निक का नाम है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल
इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक के द्वारा आप इन डीएनए खंडों को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है ना। जिसे हमने यहाँ पे किया है इस तरीके से, उसी तरीके से आपके इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आप क्या कर सकते हो, डीएनए खंडों को अलग कर सकते हो, ठीक है। ये दूसरे टेक्निक में कह सकता हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब करते हैं हम किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया इको R1, ठीक है ना, इको R1 ले लिया मान लो। अब इस इको R1 का नाम किस तरीके से रखा गया है, तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब इसका जो इसको मैंने किया है, आइसोलेशन किया है इसका एक इको R1 का, वो किससे किया है, हिस्टेरिकिया कोलाई, ठीक है ना, हिस्टेरिकिया कोलाई। और इसका नाम है आपके पास में RY13 से इसको मैंने आइसोलेशन किया है इको R1 को। अब देखिए यहां से सबसे पहले आता है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जीनस, और ये आता है आपके पास में, इसको बोलते हैं स्पीसीज, और इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं स्टेन, ठीक है ना। तो तीन चीजें आपको लेनी है, जीनस, स्पीसीज और स्टेन। अब यहां से देखो, इसका तो फर्स्ट वर्ड लेना है, फर्स्ट लेटर लेना है, किसका, जीनस का तो फर्स्ट लेटर लेना है, और जो स्पीसीज है इसके 2 वर्ड लेने, और जो स्टेन है इसका 1 वर्ड लेना है। तो देखिए यहां से बन जाता है आपके पास में ई, ये CO, और यहां से R, और फर्स्ट टाइम इसका आइसोलेशन किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया, इसीलिए फर्स्ट हो जाता है आपके पास। अगर इसी इकोलाई से अगर दूसरी बार अगर आपने एंजाइम को अलग किया, डिस्कवर किया, ठीक है, आइसोलेशन किया, तो फिर हम उसको कहेंगे इको R सेकेंड। क्या कहेंगे, इको R सेकेंड। जैसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हम कह सकते हैं RE, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हिंड सेकेंड अपन ने नाम दिया था, हिंड सेकेंड, ठीक है ना। अब ये हिंड सेकेंड क्यों पड़ा, आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको इसका जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि हिंड सेकेंड ही क्यों लिया। क्या हम फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ होगा तब तो इसका हिंट फर्स्ट होना चाहिए ना, लेकिन क्यों हिंट सेकेंड ही क्यों लिया, क्यों कहते हैं इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। इसका अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज मैं आगे की वीडियो में डिस्कस इसके बारे में करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां से इको R1 इस तरीके से इसका नेमिंग कर दिया गया है अपन ने, और इसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम यहीं तक रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, किस तरीके से आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए खंडों को, डीएनए सेगमेंट को अलग कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना तो बनता ही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।